वो तेहाम की लाई चीज़ों को बेड पर फैलाए बेहद खुश हो रही थी। मेकअप का महंगा और अच्छा सामान, हर रंग के नेल पेंट्स, मुख्तलिफ रंगों की लिपस्टिक्स और लिप ग्लोस, नफीस और उम्दा ज्वेलरी, खूबसूरत रंगों के महंगे जोड़े और हम रंग सैंडल्स, उसके सजने का हर सामान लाया था वो। ऐसा करो, अच्छी सी तैयार हो जाओ, फिर तुम्हारी ग्रैनी के पास चलते हैं। अचानक से उसे देखता तेहाम बोला। वो चौंक कर उसे देखने लगी। मुझे ये ड्रेस पहनना है। वो कब से हर ड्रेस को गौर से देखती। एक बीच में से अनारी रंग का खूबसूरत कॉम्बिनेशन वाला पीच रंग के साथ सूट निकाल लाई और एक तरफ कर गई। शॉर्ट फ्रॉक और खुला ट्राउज़र। ट्राउज़र और शॉर्ट फ्रॉक के भारी बॉर्डर्स बने थे। आंचल हल्का और नर्म कपड़े का था। तेहाम ने सर हिलाकर उसकी पसंद की दाद दी। वो ड्रेस उठाकर बच्चों जैसी जल्दी मचाती शावर लेने चली गई। तेहाम ने मुस्कुराकर अपने लिए सफ़ेद कलर का कुर्ता शलवार निकाला। माया से अब वो काफ़ी हद तक दोस्ती कर चुका था। वो झिझकती नहीं थी अब, और तेहाम भी ज़्यादा करीब नहीं होता था, ना ज़बरदस्ती हक जमाता। उसकी नींद पक्की थी और वो उसकी नींद का खूब फ़ायदा उठा लेता, मगर माया का उस पर काफ़ी हद तक एतमाद बहाल होने लगा था। वो शावर लेकर निकली तो तेहाम उसे तकता चला गया। शफाफ धुला हुआ नम चेहरा और पुष्ट पर बिखरे नम बाल, उस रंगत में उसकी रंगत दमक रही थी। रिदा भाभी से तैयार होना, वो अच्छा तैयार करेंगी। तेहाम ने बमुश्किल नज़र हटाई। अपना ड्रेस उठाकर कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ाते उसने ताकीद की, और जब तक वो शावर लेकर फ्रेश सा बाहर आया, माया अपनी फुर्ती के बाइस रिदा भाभी के रूम में थी। वो सर झटक कर बाल ब्रश करने लगा। कैलोन की खुद पर बारिश करके ब्राउन शूज़ पहने, एक भारी मर्दाना ग्रे शॉल कंधे पर रखी। मौसम काफ़ी सर्द हो चुका था, शॉल की ज़रूरत महसूस होती थी। तैयार होते ही उसने अम्मा ताजा को कॉल मिलाकर अपने आने की इत्तला दी। नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं माया को छोड़ आऊँगा, लंच आप लोगों के साथ कर लीजिएगा। उसने अपना प्लान बताते सामने नज़र की तो दरवाजे से अंदर दाखिल होती माया को देखकर आंखें फैली। नेचुरल मेकअप में उसके मासूम नकुश मज़ीद उभर कर वाज़ेह हो रहे थे। लबों पर अनारी रंग की लिपस्टिक की तह ने उसकी शेप को खूबसूरत बना दिया। बालों का ढीला सा जूड़ा बना था, जिससे कहीं कहीं लटें निकलकर गर्दन पर बिखरी थी। तेहाम के लिए अपने जज्बात पर बंद बांधना मुश्किल तरीन होने लगा। कॉल बंद करता उठकर उसके सामने जा रुका। ये देखें, उन्होंने मुझे दोनों कलर्स में नेल पेंट लगा दिया। वो जगमगाती आंखों से अपने हाथ सामने करते बता रही थी। तेहाम ने उसके हाथ देखे। मखमली नाजुक हाथों पर अनारी और पीच कलर में लगा नेल पेंट बहुत दिलकश लग रहा था। वो उसके मासूम हुस्न से मरूब अपनी जगह जमा था। माया ने वार्डरोब से पीच कलर के कोट शूज़ निकाल कर पहने। नया शौक, नया तजर्बा था। चलना मुश्किल था, मगर दराज कद होकर तेहाम के बराबर ठहरना अच्छा लग रहा था। तेहाम ने मैरून भारी शॉल उठाकर उसके कंधों पर फैलाते उसे खुद में समेट कर उसकी पेशानी पर जलते लब रखे। वो घबरा कर ठंडे यख हाथ उसके सीने पर टिकाती उसे दूर करने लगी। जाने अचानक उसे क्या हो जाता था। बहुत प्यारी लग रही हो तेहाम की जिंदगी। उसके हाथ अपने गर्म हाथों में लेकर उसने लबों से लगाए। माया के गाल तप उठे। हाथ खींचने की कोशिश में लड़खड़ाई, मगर वो उसके कमर पर बाजू लपेटता फिर संभाल गया। अपने जज्बात पर काबू पाता उसे साथ लिए बाहर निकला। गाड़ी में बिठाते तक उसकी नजरें माया के चेहरे पर भटक। वो ऑफिस में बैठा था जब शीरीं की कॉल आई। वो सुबह से उसे कॉल्स कर रही थी और दावियाल इग्नोर कर रहा था। ढीठ थी, फिर भी मुस्तकिल मिजाजी से कॉल किए जा रही थी। बददिली से मोबाइल उठाता कॉल अटेंड करके कान से लगा गया। दावियाल, तुमने तो कहा था माया गांव के गरीब घराने और एक देहाती जिंदगी गुजारेगी, वो भी एक देहाती इंसान के साथ। आज मैं नानों के यहाँ से आ रही हूँ। वो एक बड़ी गाड़ी में इतने शानदार लड़के के साथ सज धज कर बैठी थी। कहीं से वो पुरानी माया नहीं लग रही थी, और वो तुम लोगों के ही घर दाखिल हुए थे। शीरीं एक ही सांस में बोल रही थी, जैसे सांस लिया तो बात ना रह जाए। वो चौंक कर उठा। क्या? कब कब देखा था तुमने? क्या मिली हो तुम उससे? दावियाल ने ऑफिस से निकलते बेचैनी से सवाल किया। आज वो माया को देख लेगा, बस पास रख लेगा? नहीं, सुबह देखा था, तब से कॉल्स कर रही हूँ। मैं बहुत रफ ड्रेसिंग में थी, ऐसे कैसे सामने जाती? फिर कभी मिलूंगी। इनफैक्ट अगर वो कुछ दिन रही तो फिर बताना, ज़रा देखें तो किसके साथ घूम रही है। शीरीं भी मुतजस्सिस थी। दावियाल ने कॉल बंद करके तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। ड्राइवर ने फुर्ती से बढ़कर दरवाज़ा खोला और वो अंदर बैठ गया। तूफान जैसी तेज़ी से वो घर पहुंचा तो गैराज में कोई गाड़ी नहीं थी। या शीरीं को गलत फहमी हुई थी, या वो आकर जा चुकी थी, क्योंकि अब तो शाम होने को थी। वो मायूस सा अंदर दाखिल हुआ तो किचन से बोलने की आवाज़ें आने लगी। उसने किचन में झांका तो अम्मा ताजा चाय बना रही थी और करीब एक चेयर पर वो बैठी थी। उसका हुलिया, ड्रेसिंग, उसका स्टाइल, सब कुछ बदल गया था। वो मुस्कुरा रही थी। वो माया जो बस डरती थी और रोती थी, वो चमकता चेहरा लिए मुस्कुरा रही थी। दावियाल की नज़रें उस पर जम सी
गई। अच्छा, मैं ये सूप तुम्हारी ग्रैनी मामा को पिला कर आती हूँ। दिन के वक्त तो तुमसे बातों के लालच में खाना सही से खाया नहीं उन्होंने। तुम ये चाय बन जाए तो ले आओगी। एक बाउल में सूप डालते वो पूछ रही थी। दावियाल फुर्ती से एक तरफ होता चुप गया। अगर वो उसे देख लेती तो कभी माया को किचन में अकेला ना छोड़ती। जी ले आऊँगी। मैं वहाँ बाबा साहब और बीजान को भी चाय देती हूँ, मुझे अब बनानी भी आती है। वो शर्मा कर मुस्कुराते हुए बता रही थी। अम्मा ताजा मुस्कुराई और बाउल लेकर कमरे की तरफ बढ़ी। वो पीछे किचन में दाखिल हुआ। गहरी नज़रों से उसे देखा जो दुपट्टे और शॉल को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दावियाल ने आगे बढ़कर उसकी ज़मीन को छूती शॉल का पल्लू थाम कर ऊपर किया तो किसी की मौजूदगी महसूस करती वो पलटी और दावियाल को देख उसके रंग उड़े। कैसी हो माया, बहुत प्यारी हो गई हो, पहले से भी ज़्यादा। वो यकटुक उसे देखता उसके करीब हुआ और उसके मुलायम गाल को सहला कर बोला। माया का जिस्म खौफ से कांपने लगा। न वो चीख पा रही थी न उसे झटक पा रही थी। उसके बेबाक लम्स पर दिल रुकने लगा। डर क्यों रही हो माया, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया अनजाने में हुआ। वो तलाक का हवाला दे रहा था। लहजे में नदामत थी, मगर वो ये सब समझने से कासिर थी। जो गुजर गया सो गुजर गया, मगर वो अब उसके पास क्यों खड़ा था। दावियाल ने उसकी नाजुक कलाई दबोच ली। छोड़े मुझे, मुझे जाना है। वो कप कपा कर बोलती उसकी साइड से निकलने की कोशिश करने लगी जब दावियाल ने उसके आगे बाजू फैलाकर उसका रास्ता रोक दिया। अपने जिस्म से उसका बाजू टकराते ही वो झटके से पीछे होती शेल्फ से लगी। कहा ना बस बात कर रहा हूँ, डरो मत। क्या तुम उस नवाबजादा के साथ खुश हो? वो खोजती नज़रों से माया को देखने लगा जिसका चेहरा पसीने से तर हो रहा था। वो डर रही थी दावियाल से, उसकी आवाज़ से, उसके करीब आने से भी। वो रोना चाहती थी, उसकी बातें ही नहीं सुन रही थी। वो क्या पूछ रहा था, क्या बोल रहा था। एक बार फिर से वो अंदर से शदीद खौफ का शिकार हुई। माया, जवाब क्यों नहीं देती हो? अभी तो हंस हंस कर बात कर रही थी। मुझे देखकर क्या हुआ? क्या बहुत खुश हो उसके साथ जो चंद दिन पहले मिला? मुझे तो तुम बचपन से जानती हो माया। मुझे देखो, मैं दावियाल, तुम्हारा कज़न। वो दबा दबा चिल्ला रहा था। गुस्सा आ रहा था उसके खौफ पर, उसके दूर होने की कोशिश पर। ये एहतियात वो पहले करती थी तो अच्छा लगता था, मगर अब ये खौफ दावियाल को अंदर तक सुलगा गया। उसके दोनों बाजू सख्ती से जकड़ कर उसे अपने करीब करने की कोशिश करने लगा। माया के हवास गुम हो रहे थे। एक बार फिर उसे लगा उसे तोड़ दिया जाएगा और कोई बचाने वाला भी नहीं था। एक बार फिर उसे लगा वो अकेली है, बेबस है। आज फिर वो कांच की गुड़िया किसी जानवर के सख्त हाथों में आ चुकी थी। इससे पहले कि माया अपने होशो हवास खोकर उसकी कोशिश कामयाब करती, उसी वक्त उसे लेने के लिए आया तहाम किचन में ये मंजर देख खून छलकाती आंखों से देखता आगे बढ़ा और दावियाल के कंधे पर दबाव डालकर उसे पूरी कुव्वत से पीछे धकेला कि वो लड़खड़ाकर पीछे गिरने ही वाला था। दावियाल ने चौंक कर उसे देखा और संभल कर 2 कदम मजीद दूर हुआ। माया शेल्फ का सहारा लेकर बमुश्किल खड़ी थी। सांस फूली हुई थी और चेहरा और आंखें अजहद सुर्ख और भीग रहे थे। तहाम ने आगे बढ़कर उसके गिर्द मजबूत हिसार बनाकर उसे खुद में समेट लिया। उसके अंदाज में दावियाल जैसी सख्ती हरगिज नहीं थी, बहुत नरमी थी। ऐसी नरमी जैसे वो कांच की गुड़िया हो, जैसे वो नाजुक सा फूल हो। मुझे तुमसे इस घटियापन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी दावियाल आजम। तहाम की सर्द आवाज़ पर उसने मजीद छुपने की कोशिश करती माया को रोना आया था। अम्मा ताजा ने ठीक कहा था, वही उसे बचा सकता है और वो बचा चुका था। आज उसके हिसार में उसे अपना आप महफूज महसूस हो रहा था। वो यकीन कर गई तहाम ही उसका अपना करीबी है। दावियाल के लम्स से घिन आती थी उसे, मगर तहाम का हिसार गर्म धूप और नर्म छाँव जैसा लग रहा था। उसका लम्स सुकून देता था। उसके हिसार में नरमी थी और एहतियात थी। आज वो बाकी सब में और तहाम में फ़र्क कर गई थी। अम्मा ताजा भी शायद माया के अब तक ना आने पर किचन की तरफ आई थी और अब मामला समझने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कैसा घटियापन, दोगले इंसान, धोखेबाज तो तुम हो। न जाने कितने रूप हैं तुम्हारे, और मैं माया को अब तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजूंगा। अब तक इसी हाल में वो सहमी हुई, डरी हुई। दावियाल पकड़े जाने पर ढिठाई का मुजाहिरा करता उसी पर चढ़ दौड़ा था। अम्मा ताजा के रोंगटे खड़े हुए। माया ने मजीद खुद को उसके सीने में सिमटते हुए गोया उसे एहसास दिलाना चाहा कि वो उसे ना छोड़े। उसकी मासूम कोशिश पर तहाम उसे खुद में भींच गया। ना, नहीं दावियाल बेटा, नहीं। माया
माया बहुत खुश है, तेहाम बेटा के साथ बहुत खुश है, वो काफ़ी बेहतर हो गई है। अम्मा ताजा ने बेकरारी से वजाहत देना चाहिए। आप परेशान ना हो, माया को अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और तुम दावियाल, अम्मा ताजा को नरमी से तसल्ली देता वो दावियाल की तरफ मुतवज्जो होकर सर्द लहजे में बोला, बीवी है ये मेरी, ये माया तहाम है, कोई लावारिस लड़की नहीं जिसे तुम जब चाहो देखो और हाथ लगाओ। अगली बार ऐसा सोचना भी मत, आंखें नोच कर हाथ में रख दूंगा मैं तुम्हारी, और ये हाथ पे सलामत नहीं बचेंगे। उसके लहजे में दावियाल के लिए शदीद नफरत और सर्दपन था। दावियाल साकित सा उसका नया रूप देख रहा था। अब मैं चलता हूँ। तेहाम ने एक जलती नज़र दावियाल पर डालकर अम्मा ताजा को जवाब दिया और माया को ले बाहर की तरफ बढ़ा। रुक जाओ घटिया इंसान, तुम माया को नहीं ले जा सकते यहाँ से। माया से पूछने दो वो जाना चाहती है या नहीं। दावियाल ने उसे रोकते हुए आखिरी हरबा आजमाया। वो पागल हो रहा था। तेहाम के हिसार में खड़ी माया को देख दावियाल को लगा किसी ने उसका दिल पकड़कर रेजा रेजा कर दिया। माया उसकी बात पर लड़खड़ा गई। मेरे लिए उसके अल्फाज से ज़्यादा अहमियत उसके एतमाद की है। तुमसे डरकर मेरे सीने में छुपी हुई है और मुझे नहीं धकेला। वो जानती है मैं उसका मुहाफिज हूँ, लुटेरा नहीं। तेहाम ने एक जताती नज़र दावियाल पर डालकर ऊंची हील्स और घबराहट की वजह से लड़खड़ाती माया को कीमती मता की तरह बाहों में उठाया। दावियाल ने मुतनफ़्फ़र नज़रों से उसका इस्तेहकाक देखा था। उसे धकेलने वाली माया तेहाम के सीने में मुंह छुपाए हुए थी। ऐसा एतमाद और इतना यकीन इस चंद दिनों पहले मिलने वाले अजनबी इंसान पर। दावियाल साकित खड़ा था और तेहाम जा चुका था। अम्मा ताजा भी उनके पीछे भागी। वो किचन में खड़ा रह गया। चूल्हे पर रखी चाय जल जल कर खत्म हो रही थी। उसने हाथ मारकर ट्रे में तरतीब से रखे सब कप्स फर्श पर गिरा दिए। उसी टूटे कांच पर घुटनों के बल गिरकर चीखता अपने बाल नोचने लगा। खसारा हुआ था, बहुत बड़ा खसारा। तो क्या अब सारी उम्र माया की तलब में गुजर जानी थी? तलब भी शदीद और मुसलसल सी, रूह को चीरती हुई, वजूद को कैंसर की तरह खाती हुई। माया की तलब ऐसी थी मगर वो मुयस्सर नहीं थी, और अब जिसकी थी वो देखने वालों की आंखें तक नोच लेता था। अब वो उसे खुद में छुपा गया था। अब वो उसे दुनिया वालों के सामने लाने वाला भी नहीं था। दावियाल माया को खो चुका था। यूं कि शायद अब कभी वो चेहरा देखने को भी ना मिले जिस चेहरे को देख कर ही दावियाल के तड़पते हुए वजूद को सुकून मिल रहा था। वो खाली हाथ, और ये सब उसका खुद किया धरा था। उसकी तकलीफ और अजियत की कोई हद ना थी। कोई अंदाज़ा भी ना कर सकता था कि उसने खुद को अपने हाथों से खुद ही सजा दी। कैसा भयानक अंजाम तय किया था अल्लाह ने। वो खामोशी से बेड पर सोती माया को देख रहा था। वो उस वक्त सादा गुलाबी लिबास में कंफर्टर ओढ़े सो रही थी। गाल अब भी नम गुलाबी से लग रहे थे। वहां से वापसी का तमाम सफ़र वो रोती आई थी, बुरी तरह डर गई थी। तेहाम ने बमुश्किल चुप करवा के खाना खिलाया था उसे। सुबह शायद उसे नज़र लग गई थी। उसे अपने घर जाने और अपनी ग्रैनी मामा से मिलने की सारी खुशी उसकी अब गारत हो चुकी हुई थी। उसे खौफ था दावियाल उसे फिर घर से ले जाएगा, फिर से मारेगा, फिर से वो एक कमरे में कैद कर ली जाएगी। उसने सर झुकाकर देखा। उस वक्त भी सोते हुए उसका कुर्ता मुट्ठी में जकड़ कर सो रही थी। उसे तहाम से दूर नहीं जाना था। वो उसके पास लेटकर मुट्ठी को नर्म गिरफ्त में लेकर होले से खोलता उसके हाथ अपने सीने पर रख गया। उसका सर अपने बाजू पर रखा और उसे खुद में समेटते करीब तर कर लिया। झुककर उसकी गुलाबियां झलकाते नम नकूश को नरमी से छूने लगा। उसकी बिखरी नम जुल्फों में चेहरा छुपाकर सुकून से गहरा सांस भरता उसे खुद में भींच गया। उसकी नर्म ठोड़ी पर लब रखकर मुस्कुराते हुए आंखें बंद की। अपनी गर्दन पर महसूस होती तपती सांसों को महसूस करके वो कसमसाई और फिर सुकून से सो गई। अब उसका लम्स या हिसार तंग नहीं कर रहा था उसे, यानी अब वो आदी थी उसकी। रात के दूसरे पहर वो आदत के मुताबिक टांगे चलाकर कंफर्टर अपने ऊपर से उतारकर सर्दी से कपकपाती उसके सीने में छुप रही थी। तहाम ने जाकर जल्दी से अपने गर्म पनाह में लेते उस पर कंफर्टर सेट कर दिया। वो उसकी पेशानी पर लब रखकर आंखें बंद करता फिर से सो चुका था, जबकि माया की आंख खुल चुकी थी। वो उसका चेहरा तकने लगी। ये बचकाना नज़र नहीं थी और ना ही खौफ से भरी थी, ना उलझन थी, ना घबराहट। उसे वो चेहरा अच्छा लग रहा था और अपना भी। उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करती सुर्ख हो रही थी, मगर वो तंग नहीं हुई थी। उसकी तवज्जो और परवाह की आदी हो रही थी वो, और वो उसके रिश्ते और अपने रिश्ते को पहचान रही थी। उसकी मोहब्बत को पहचान रही थी, उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो रही थी। हाँ, इसी मरहले में थी वो फ़खर बेगम और शीरीं के सामने बैठा था। रंगत में सर्दी घुल गई थी। रज्जगों के स्याह हल्के आंखों के गिर्द नामहसूस अंदाज में फैल रहे थे। चेहरे पर बेजारी थी जिसे महसूस करके फ़खर बेगम ने लब भींचे। दावियाल, शीरीं के पापा उसकी शादी करना चाहते हैं। उसकी एज बढ़ रही है। तुम आखिर कितना वक्त तोड़ लोगे, बता दो। फ़खर बेगम के दांत पीस कर कहने पर वो सीधा हुआ और एक नज़र शीरीं को
देखा, जो नाराज़गी भरी नज़र से उसी को देख रही थी। क्या मैंने कभी कहा कि मैं शीरीन से शादी करूँगा? वो ठंडे लहजे में बोलता दोनों माँ बेटी को बौखलाने पर मजबूर कर गया। तो इतने दिन से क्या तुम मेरे साथ वक्त गुजारी कर रहे थे दावियाल? तुम जानते थे मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शीरीन चीख कर बोली। वक्त गुजारी? कज़न हो मेरी, कॉल्स करती रही हो, मुझे मिलने के लिए बुलाती रही तो रिस्पॉन्स दिया बस। क्या कभी मैंने खुद तुम्हें बुलाया या कॉल की? दावियाल ने बेमुरवती से बोलते अबरू चढ़ाए। शट अप, ये मजाक नहीं है दावियाल। ये खेल तुम माया के साथ खेल सकते हो, मेरी बेटी के साथ नहीं। उसका तो तुमने तमाशा बना लिया था। शादी करके पहली रात सब लोगों के दरमियान उसे नाकारा शय की तरह फेंक दिया। मगर याद रखना, मेरी बेटी लावारिस नहीं है। फखर बेगम ने गुस्से से नाक फुलाकर कहा। उनकी बातों पर दावियाल ने पहलू बदला। वही गलती ही तो चैन नहीं लेने दे रही थी। काश कुछ दिन सब्र कर लेता। उसे छोड़ देने का फैसला आज तक उसे अंदर से बुरी तरह काट रहा था। वो सुकून से महरूम हो गया था। माया के साथ ज्यादती की मैंने, हाँ मानता हूँ, वो मासूम थी और मैं गलत था। मगर आपकी बेटी मासूम हरगिज नहीं। माया नादान थी, शीरी नहीं। उसकी तरफ मैं बढ़ा था, मैंने अपनी तरफ माइल किया, अपना आदी किया और फिर उसे तोड़ कर रख दिया। जो हुआ सब मेरा कसूर था, मगर इस बार ऐसा नहीं। वो भी बदलिहाजी से बोलता उन दोनों को पत्थर का कर गया। इस बार शीरी खुद मेरे आगे आती रही, खुद मेरे पास आई। हर बार, हर बार जो हुआ सब आपकी बेटी की अपनी मर्जी से हुआ। ये तो कई बार रात तक गुजारने के लिए तैयार हुई। शुक्र करे मैंने ये इंतहा नहीं की कभी, वरना माया वाकई पाकबाज थी, लेकिन आपकी बेटी पाकीज़ा भी ना रहती। दावियाल के जुमले फखर बेगम के सर पर भारी पत्थरों की तरह बरस रहे थे। वो शर्ट झाड़ कर एक तमस्कर भरी नज़र शीरी पर डालकर चला गया। वो दोनों खिफ़्फ़त और ज़िल्लत से साकित रह गए। अगर एक मासूम की बर्बाद हो चुकी ज़िंदगी के मलबे पर अपना महल तैयार करेंगे तो फिर महल ज़मी बोस ही होगा। वो उसे ज़मी बोस होना ही था। उसकी बुनियाद ही बोसीदा थी। उसकी जड़ों में माया का नाहक खून जो तैर रहा था, उन्हें तो खाली हाथ होना ही था। वो कैसे सोच गईं कि माया के आंसू तमस्कर से देखने के बाद उनके नसीब में मुस्कुराहटें होंगी। वो गलत थीं और आज समझ भी गई थी। माया हाथ से जा चुकी थी, मगर अभी उसकी जगह किसी और को देने के लिए वो तैयार नहीं था। अभी तो वो अपने किए पर पछता रहा था। बाकी था उसका पछताना। अभी तो फिराक की रातें रो कर गुजारनी थी। और अगर किसी दिन वो संभल जाता, उसे ज़ोम था कि उसके लिए हज़ार एक से बढ़कर एक हसीन कम उम्र लड़कियां हो सकती थीं। मगर वो अब समझ चुका था, दुनिया की किसी हसीन और कम उम्र लड़की में भी ऐसे वो सुकून नहीं मिलने वाला। वो माया से इश्क कर बैठा था। उसने मरते दम तक तड़पना ही था। अब यही उसका अंजाम होना था। इसीलिए शीरीन से जान छुड़वा ली थी उसने। उससे जान ही छुड़वाना थी, यही करना था उसने। ज़रा जल्दी करना था, बस लेट हो गया। वो 3-4 दिन से माया की बेचैनी महसूस कर रहा था। वो छुप छुप कर उसको तकती थी। उसको सोया हुआ पाकर कभी उसके गाल पर उंगली रखती, कभी बालों को छूती। वो छुप कर उस पर हक जताती और खुश होती थी कि वो पूरे का पूरा उसका है। उसके देखने पर बौखला जाती और ना देखने पर बेचैनी से उसे देखती। उसकी तवज्जो पर शर्माती और जब वो इग्नोर करता तो रोने वाली हो जाती। साफ ज़ाहिर हो रहा था वो खुद भी अपनी उलझी बिखरी सी हालत से परेशान है। वो अपनी हो चुकी मोहब्बत से अनजान परेशान थी। ताहम उसकी मासूमियत से मोहब्बत को दिलो जान से एंजॉय कर रहा था। दिल चाहता था सब छोड़ छाड़ कर उसे खुद में भींच ले, उसकी बेचैनी दूर कर दे, उसे भरपूर तवज्जो देकर उसकी चाह पूरी करे। मगर उसका ये रूप इतना अच्छा लग रहा था कि वो ना चाहते हुए भी जब्त कर रहा था। हवेली वाले अब उसे छेड़ने लगे थे। ऐसी खुली किताब थी वो कि हर एक ने उसका मोहब्बत में मुब्तला होना देख भी लिया और पहचान भी लिया। तो माया, बताओ गुड़िया, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अंस और तैफूर शरारत से सवाल करते। तहाम की ज़िंदगी, वो झट से बताती तो सबको हंसने पर मजबूर कर देती। ऐसी सादगी, ऐसी मोहब्बत, उसकी मासूमियत को एंजॉय किया जा रहा था। हर गुजरते दिन के साथ वो हर एक के पास बैठकर तहाम की बातें सुनती, उसी की बातें करती। एक तहाम था जो जाने क्यों दूर हो गया था। उसे अच्छे से याद था। पहले वो बहाने बहाने से करीब होता। शुरू में बहुत तंग होती थी, उलझन होती थी उसके लम्स से, मगर फिर वो आदी होती चली गई। और अब जब उसे तलब थी तहाम के लम्स और तवज्जो की, उसके करीब आने की, माया का ख्याल रखने की, वो जाने क्यों पास नहीं आता था। रात को भी जल्दी सो जाता और सुबह उससे पहले उठकर चला जाता। वो कुछ फिक्रमंद भी हुई, क्या वो भी बदल गया था? दूसरी जानिब तहाम उसकी मोहब्बत में शिद्दत लाना चाहता था। वो मुश्किल से मगर सब्र कर रहा था। उसे किसी ज़रूरी प्रोजेक्ट की वजह से शहर में कुछ दिन के लिए जाना पड़ा।
उसका इरादा था माया को साथ ले जाए, मगर उसका सारा दिन मसरूफ़ रहता और माया अकेली परेशान हो जाती। वो इरादा कैंसिल करके अकेला ही चला गया। माया की ज़िंदगी के वो पहले 3 दिन थे जब वो किसी की याद में तड़पती, हँस बोल भी नहीं पाई थी। वो 3 रातें उससे सोया नहीं गया। कंफर्टर उतरने से जब ठंड लगा तो कोई संभालने वाला ना होता। वो बेचैनी से टूटी-फूटी नींद लेती। तीसरे दिन सुबह-सुबह नवाब बेगम के सामने रो पड़ी। वो मुझे छोड़ गए हैं, वापस नहीं आ रहे बीजान, मुझे नींद नहीं आती। वो बिना किसी का सोचे रो-रो कर अपनी हालत बता गई। सबके लबों पर दबी-दबी हँसी थी। उसे बहलाया गया, मनाया गया, मगर उसे बस तहाम चाहिए था। चुप कर जाएँ बच्चे, हम बुलवाते हैं उन्हें। कैसे वो हमारी गुड़िया को छोड़कर चले गए? आप हमारे पास सो जाएँ आज रात। नवाब बेगम ने सबको घूर कर हँसने से रोकते उसे चुप करवाना चाहा। नहीं, मुझे तहाम चाहिए, उन्हें बुलवाएँ। मैं रोती रहूँगी, मैं चुप नहीं हो पा रही। उसने हाथ फैलाकर बेबसी ज़ाहिर की। वो अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसे तहाम की याद ने बिल्कुल परेशान कर दिया था। ये नया तजुर्बा था उसके लिए और उसे बेहद बुरा लग रहा था। तहाम को हवेली के हर एक फर्द ने कॉल करके बुलाया था। उसे छेड़ा गया कि उसकी ज़िंदगी अब रो रो कर हवेली में सैलाब लाने लगी है। वो कहे लगा और उन सब बातों से महजूज होता रहा। उसकी पागल गुड़िया पूरी हवेली में अपनी मोहब्बत का ढंढोरा पीट चुकी थी। अब लौटना ज़रूरी हो गया था, अब उसे देखना ज़रूरी हो गया था।